हाय एवरीवन, आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ पोएटिक डिवाइसेस। 9th से लेके 12th तक हर क्लास में पोएटिक डिवाइसेस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम इनको कवर करेंगे। ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। सबसे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं एंड वाई दे आर यूज्ड इन द पोएम, क्या ज़रूरत है पोएटिक डिवाइसेस की। And in the second part of this video, we will be learning about different types of poetic devices and we will learn how can we identify them. So let's start the video by understanding what are poetic devices. So poetic devices ऐसी टेक्निक्स और टूल्स होती हैं जिनका राइटर इस्तेमाल करते हैं अपनी पोम को या अपनी पीस ऑफ राइटिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए या अपनी पोम में कुछ स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सो पोएटिक डिवाइसेस आर बेसिकली सम टेक्निक्स दैट पोएट्स यूज इन देयर पोम टू मेक इट ब्यूटीफुल। अभी जब हम आगे अलग अलग टाइप के पोएटिक डिवाइसेस समझेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि पोएटिक डिवाइसेस से कैसे पीस ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल बनती है। तो अब समझ लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस की क्या ज़रूरत है पोम में, मतलब ऐसी क्या ज़रूरत है पोएटिक डिवाइसेस अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। देखो, पोएट्स के पास ना सिर्फ शब्द होते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सिर्फ वर्ड्स। तो वर्ड्स को ही उन्हें इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि जो पढ़ने वाला हो उस तक उनके द्वारा पहुंचाया हुआ मैसेज जो भी वो कन्वे करना चाहते हैं वो आसानी से पहुंच जाए। तो इसके लिए पोएट्स को कुछ सिलेक्टिव शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ सिलेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है टू मेक देयर पोम मोर ब्यूटिफुल, टू एनहांस सम मीनिंग इन द पोम और टू इंटेंसिफाई सम मूड। तो पोम में रिदम बनाने के लिए, पोम की मीनिंग को इंटेंसिफाई करने के लिए, किसी मूड को इंटेंसिफाई करने के लिए पोएट्स पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पोएटिक डिवाइसेस समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी पोम के मीनिंग को समझने के लिए, आप बहुत आसानी से उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। यहाँ पर देखो 2 सेंटेंसेस हैं, एक में पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है और एक में नहीं किया गया। आपको दोनों में क्लियरली डिफरेंस समझ आएगा कि कौन सा लाइन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बल्कि दोनों का मतलब सेम ही है। देखो, हर चीक्स आर रेड, एक बात है कि उसके गाल लाल हैं। इसको दूसरी तरह से बोला गया है पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करके। कैसे बोला गया है? हर चीक्स आर रेड लाइक रोजेस। तो ये अचानक से इस सेंटेंस की ब्यूटी इंटेंसिफाई हो गई ना। उस लड़की के गालों को रोज़ के साथ कंपेयर कर दिया। यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस है, वो हम आगे सीख लेंगे, पर एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करने से एक सिंपल सी बात भी कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इसलिए पोएट्स अपनी पीस ऑफ राइटिंग में पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर पीस ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले हम सीखेंगे एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन को पहचानना बहुत आसान होता है। अगर पोम की किसी लाइन में आसपास आने वाले शब्द सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं क्रीमी एंड क्रंची। हियर बोथ द वर्ड्स क्रीमी एंड क्रंची आर बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज क। दोनों ही शब्द क कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। आई होप आपको पता होगा वॉवल और कॉन्सोनेंट, 5 वॉवल्स होते हैं, हमको पता है AEIOU, राइट। इनके अलावा बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो क एक कॉन्सोनेंट साउंड है जो क्रीमी और क्रंची दोनों वर्ड्स की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कोका कोला। यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड क, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कोका कोला है। डंकिन डोनट्स, यहाँ पर भी दोनों शब्द सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। अब कॉन्सोनेंट साउंड, मैं आपको इस बात पे एक बार गौर करवा दूँ, कॉन्सोनेंट साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कॉन्सोनेंट रिपीट हो ऐसा नहीं चलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक वर्ड है शी, है ना, एंड देयर इज दिस वर्ड सी, ठीक है। बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट, दैट इज एस, बट आर दे बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड? अगर आप इन्हें प्रोनाउंस करोगे तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रहा है? शी, है ना, इट्स श। पर अगर आप सी को प्रोनाउंस करोगे तो यहाँ पर साउंड आ रहा है सी। शी एंड सी, बोथ द वर्ड्स आर नॉट बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, स्टिल दे आर बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट बट नॉट कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। तो हमें ये समझ आया, पोम की किसी भी लाइन में आसपास आने वाले शब्द अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो वहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होता है। अगला पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस इज बेसिकली व्हेन इन लाइन ऑफ एनी पोम वॉवल साउंड रिपीट्स। जब पोम की किसी भी लाइन में वॉवल साउंड्स रिपीट होते हैं तो वहाँ पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज
एंड ऑल मेन एंड वुमेन merely players. They have their exits and entrances. अगर आप इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ई वॉवल साउंड बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको कहा पोम की किसी भी लाइन में अगर वॉवल साउंड बार बार आ रहा हो तो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एजोनेंस। ई एक वॉवल है, ये पूरे लाइन में ई वाला साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एजोनेंस होता है। अब कॉन्सोनेंस एजोनेंस का ठीक उल्टा है। एजोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट हो रहा था, कॉन्सोनेंस में पोम की किसी भी लाइन में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, यहाँ पर क जो कि एक कॉन्सोनेंट है, ये साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस है। अब एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में फ़र्क है। एलिट्रेशन में जो शब्द थे वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे थे, पर कॉन्सोनेंस में ऐसा नहीं है। जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वर्ड्स के बीच में भी आ सकता है, पर एलिट्रेशन में स्टार्ट ही सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज एनाफोरा। अगेन दिस इज वेरी इजी पोएटिक डिवाइस। जब पोम की कोई भी लाइन्स सेम वर्ड्स से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। हियर बोथ द लाइन्स आर बिगिनिंग विद द सेम वर्ड फार टू, है ना। सेम वर्ड या सेम फ्रेज भी हो सकता है। अगर कोई भी पोम की लाइन सेम वर्ड से शुरू हो रही हो तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होता है। यहाँ पर दोनों ही लाइन्स फार टू से शुरू हो रही हैं तो यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब कि जब पोम की किसी भी लाइन में आपको दिखे ऑपोजिट वर्ड्स को पास पास रख दिया गया है तो वहाँ एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस होता है। पोम की किसी भी लाइन में अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स को पास पास प्लेस कर दिया गया है तो वहाँ पर एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस होता है। एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन। डस्क का मतलब होता है सनराइज एंड डॉन का मीनिंग होता है सनसेट। बोथ दीज वर्ड्स आर ऑपोजिट। डस्क एंड डॉन, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स एंड दे आर प्लेस्ड क्लोजली टू ईच अदर हियर इन दिस लाइन, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एंटीथेसिस है। नेक्स्ट लाइन देखिए, कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आईज ओपन। यहाँ पर क्लोज और ओपन दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं और इनको पास ही में रख दिया गया है पोम की एक लाइन में, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एंटीथेसिस है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इंजैबमेंट। यहाँ पर एम साइलेंट है, दिस इज नॉट इंजैम्बमेंट, इट्स इंजैबमेंट। ओके, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू 2 और मोर लाइन्स इन अ पोम, जब पोम की कोई भी लाइन का एंड बिना पंक्चुएशन मार्क के हो और वो आगे जाके कंटिन्यू हो जाए तो वहाँ पर एनजैबमेंट पोएटिक डिवाइस होता है। देखो, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है इस लाइन के बाद, है ना, और यही स्टोरी के बाद ये आगे कंटिन्यू हो जाता है, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एनजैबमेंट होगा। जब पोएम की कोई भी लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो जाए तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एनजैबमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। तो ये पोएटिक डिवाइस है हाइपरबली। दिस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज हाइपरबोल, इट्स हाइपरबली। हाइपरबली मतलब बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी बोल दिया। एग्जैजरेशन में अगर हम कुछ भी बोल देते हैं, अगर आपको पोम की कोई लाइन पढ़कर पता चल रहा है कि यार कितना बढ़ा चढ़ा के बोला है, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस हाइपरबली का इस्तेमाल किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मतलब मेरे को इतनी भूख लग रही है कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ, जो कि लिटरली पॉसिबल है नहीं। हम भी बोलते हैं ना कभी कभी, इतना भूख लग रहा है कि ऐसा लग रहा है पेट में चूहे कूद रहे हैं, जिसका लिटरल मीनिंग वो नहीं होता। मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि पेट में चूहे जेन्युइनली कूद रहे होते हैं, पर अब बोला जाता है बढ़ा चढ़ा के कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसे इस तरह से बोल दिया जाता है। तो हाइपरबली मतलब जब पोम की किसी भी लाइन में कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोला हो तो वहाँ पर हाइपरबली पोएटिक डिवाइस होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। यहाँ पर किसी की एज के बारे में बताया गया है कि वो इतनी बूढ़ी है जितनी कि हिल्स यानी कि पहाड़ियों जितनी बूढ़ी है वो। अब कोई इतना बूढ़ा तो हो नहीं सकता है, हमको पता चल रहा है कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर कोई बात बोली गई है, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हाइपरबली होता है। ठीक है, अब अगला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इसको पहचानना बहुत आसान है। अगर आप पोम की कोई लाइन्स पढ़ते हो और आपके दिमाग में इमीडिएटली जो भी लिखा है उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पोएटिक डिवाइस इमेजरी होता है। नाम से ही पता चल रहा है इमेजरी, इमेज। तो जब भी आपके दिमाग में कुछ इमेज बनती है पोम की कुछ लाइंस को पढ़कर तो वहाँ पोएटिक डिवाइस इमेजरी होता है। एग्जाम्पल देखो, द लेक वॉज लेफ्ट शिवरिंग बाय द टच ऑफ मॉर्निंग विंड। इसको पढ़कर साफ आंखों में मतलब एक इमेज बन जाती है दैट देयर इज दिस लेक और हवा चल रही है एंड ड्यू टू दैट हवा द लेक इज शिवरिंग। लेक का जो पानी है वो शिवर कर रहा है।
इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर अचानक से हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी है। पोम की कोई भी लाइन को पढ़कर अगर आपके दिमाग पे कोई इमेज बनती है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द पॉट वॉज एज रेड एज अ टंग आफ्टर अ चेरी फ्लेवर्ड रिंग पॉप। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के ही हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है। यहाँ पर बोला गया है कि एक पॉट है जो कि इतना लाल है जितना हमारी जीभ हो जाती है एक चेरी फ्लेवर्ड की रिंग पॉप खाने के बाद। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक लाल जीभ वाली इमेज क्रिएट हो जाती है, फिर एक पॉट की भी इमेज क्रिएट हो जाती है जिसका कलर उस डार्क रेड टंग की तरह है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी हो गया। तो हमें इमेजरी पोएटिक डिवाइस समझ आया। पोम की किसी भी लाइन को पढ़ के दिमाग में इमेज क्रिएट हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी होता है। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिमिली। सिमिली बहुत सिंपल सा है, इसको पहचानना भी बहुत आसान है। जब पोम के किसी भी सेंटेंस में आपको एज और लाइक ये दोनों शब्द दिखे तो समझ जाना वहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस है। सिमिली इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन्स बाय यूजिंग लाइक और एज। जब लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करके हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस सिमिली होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड एज अ रोज इज शी। Here a girl is compared with redness of a rose and the comparison is made by using the word as. As शब्द का इस्तेमाल करके लड़की को रोज के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है simile. As cold as ice. There is something which is very cold as ice. So that something is compared to ice using the word as. That is why the poetic device used here is simile. अगर मैं ऐसे बोलती हूँ you are like my sister or you are like my brother. So here I am comparing you with my sister or brother and I'm doing this comparison by using the word like. तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या हुआ, सिमिली। पोम की किसी भी लाइन में अगर एज और लाइक शब्द आए तो वहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस होता है। नाउ द अनदर पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कंपैरिजन दोनों में ही होता है, पर सिमिली में एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, मेटाफर में एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता। एज और लाइक शब्द का बिना इस्तेमाल किए जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस होता है। देखो, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। हियर द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड विद द स्टेज। पर यहाँ पर एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पर ये नहीं बोला गया दैट वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है स्टेज और वर्ल्ड के बीच में, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। दैट इज वाई पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज मेटाफर। हर आईज वर डायमंड्स। Here the eyes of a girl are compared with diamonds without using the word as or like. इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर होगा। सिमिली और मेटाफर में एक सिंपल सा आपको बात बताती हूँ। सिमिली में कुछ इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, ए इज लाइक बी। ए को बी के साथ कंपेयर किया जाएगा लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल करके। ए इज़ एज डैश एज बी, ए इज़ लाइक बी, वहाँ पर सिमिली होगा। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए ए इज़ बी, है ना, कोई भी एक चीज़ होगी उसको ही बी बोल दिया जाए तो वहाँ मेटाफर होता है। देखो, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। यहाँ पर मतलब दुनिया को ही स्टेज बोल दिया गया। यहाँ पर एज और लाइक का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर अगर वर्ल्ड ए है और स्टेज बी है तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है ए इज़ बी, दैट वर्ल्ड इज स्टेज। हर आईज वर डायमंड, है ना, आईज अगर ए है और डायमंड बी मान लो तो ए इज़ बी, आईज को ही डायमंड बोल दिया गया, है ना। तो मेटाफर और सिमिली आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पोएटिक डिवाइस की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ओनोमेटोपिया। इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है पर यह है बहुत आसान। जब पोम की किसी भी लाइन में साउंड वर्ड्स का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस होता है। साउंड वर्ड क्या, जैसे कि डिंग डोंग, पिंग पोंग, वुश, ये वो शब्द हैं जैसे ये लिखे जाते हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं। मतलब जो साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं ना वैसी ही इनकी स्पेलिंग होती है। जैसे कि बिल्ली कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, म्याऊ, तो म्याऊ की स्पेलिंग MEOW। तो MEOW एक साउंड वर्ड हो गया। जैसे कि डिंग डोंग भी एक साउंड वर्ड हो गया। द पिग्स ऑइंक एज दे फ्लॉप इन द मड। जो पिग्स होते हैं ना वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऑइंक। बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता है पिग्स प्रोड्यूस ऑइंक साउंड। तो पिग की जो साउंड थी ऑइंक, जैसे वो साउंड करता था प्रोड्यूस, उसी का है एक शब्द बना दिया गया OINK। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो पिग जैसी ही आवाज़ निकलती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ साउंड वर्ड। तो पोम में जब भी साउंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया है। ओके, अब अगला पोएटिक डिवाइस है ऑक्सिमोरॉन। जब पोम की किसी भी लाइन में
ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो पास पास में ही, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होता है। ओ हैवी लाइटनेस, सीरियस वैनिटी। नाउ हैवी लाइटनेस, हैवी और लाइटनेस दोनों ही ऑपोजिट मीनिंग कैरी करते हैं। हैवी इज मतलब किसी भी चीज़ का अगर वेट ज़्यादा है तो वो हैवी है, लाइट मतलब किसी भी चीज़ का वेट कम है। तो दोनों ही शब्दों का मीनिंग एकदम ऑपोजिट है और उनको पास ही पास में रख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन है। अब ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस में भी फ़र्क है। एंटीथीसिस में ऑपोजिट वर्ड्स को प्लेस किया जाता था पास पास, पर ऑक्सीमोरॉन में ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को पास पास प्लेस किया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस, ओके। ओनली चॉइस, ओनली चॉइस, यहाँ पर दोनों शब्द बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ओनली मतलब यू हैव ओनली वन ऑप्शन, चॉइस मतलब यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, और यहाँ पर बोला गया ओनली चॉइस, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अलग ही मीनिंग कैरी करते हैं। दैट इज वाई पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज ऑक्सीमोरॉन। प्रिटी अगली, प्रिटी मतलब इफ समथिंग और समबडी इज ब्यूटीफुल तो वो प्रिटी है, और अगली मतलब व्हेन समथिंग इज नॉट नाइस टू आईज, व्हेन समथिंग इज नॉट ब्यूटीफुल। तो प्रिटी और अगली दोनों ही शब्दों का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, और इनको साथ ही में प्लेस कर दिया गया है, इसलिए पोएटिक डिवाइस यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है। अब आप ऑक्सीमोरॉन को आसानी से पहचान जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज़ रेपिटेशन। वेरी इजी। जब पोम में कोई भी फ्रेज, कोई लाइन या कोई वर्ड बार बार रिपीट हो एज इट इज़, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन होता है। टाइम आफ्टर टाइम, हार्ट टू हार्ट, मैन विल बी मैन, यहाँ पर सेम ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है रेपिटेशन, यानी पोम की किसी भी लाइन में वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस वीडियो विच इज पर्सोनिफिकेशन। Personification is basically giving human quality to an object or a non-living thing. जब किसी भी non-living entity को हम ह्यूमन वाली फीलिंग्स दे देते हैं या ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। अलार्म क्लॉक एक लिविंग एंटिटी नहीं है, वो डेड है, बट हियर इट इज सेड दैट अलार्म क्लॉक येल्स एट मी। अलार्म क्लॉक मुझ पर चिल्लाती है टू गेट मी आउट ऑफ बेड, मुझे उठाने के लिए। अलार्म क्लॉक चिल्ला सकती है क्या? नहीं ना। चिल्लाना एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि यहाँ पर एक नॉन लिविंग एंटिटी यानी कि अलार्म क्लॉक को दी गई है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। जब पोम की किसी भी लाइन में किसी नॉन लिविंग एंटिटी को लिविंग एंटिटी वाली क्वालिटीज़ दे दी जाए तो वहाँ पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन होता है। तो सारे पोएटिक डिवाइस हमने सीख लिए, एक बार फटाफट सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं। एलिट्रेशन इज बेसिकली रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जब पोम की किसी भी लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शब्द स्टार्ट हो रहे हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन होता है। फिर हमने डिस्कस किया एजोनेंस, यानी पोम की किसी भी लाइन में सेम वॉवल साउंड बार बार आ रहा हो तो वहाँ एजोनेंस होता है। कॉन्सोनेंस एजोनेंस का ठीक उल्टा था, जब पोम की किसी भी लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आए तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है। फिर हमने देखा एनाफोरा, पोम की अगर लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होता है। देन वी डिस्कस्ड एंटीथीसिस, यानी कि जब ऑपोजिट वर्ड्स को पास पास में ही प्लेस कर दिया जाए, वो एंटीथीसिस पढ़ा था हमने देखा। फिर एनजैबमेंट, यानी पोम की कोई भी लाइन अगर बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो जाए तो वहाँ एनजैबमेंट पोएटिक डिवाइस होता है। देन हाइपरबली, यानी पोम की किसी भी लाइन में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर हाइपरबली पोएटिक डिवाइस है। इमेजरी हमने डिस्कस किया था, पोम की कोई भी लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट होती है तो वहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस होता है। देन वी डिस्कस्ड सिमिली, सिमिली यानी कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल करके। मेटाफर यानी कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं पर एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। ए इज़ लाइक बी या फिर ए इज़ एज डैश एज बी नहीं बोलते, हम बोल देते ए इज़ बी, है ना, ए को ही हम बी बोल देते हैं। अगला हमने डिस्कस किया था ओनोमेटोपिया, पोम की किसी भी लाइन में साउंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस होता है। देन वी हैव डिस्कस्ड ऑक्सीमोरॉन, यानी पोम में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका मीनिंग एकदम कंट्राडिक्टरी है, एकदम ऑपोजिट है, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस होता है। इसका एग्जाम्पल में हमने सीखा था प्रिटी अगली, ओनली चॉइस। यहाँ पर जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनका मीनिंग एकदम कंट्राडिक्टरी है, एकदम ऑपोजिट है। और हमने ये भी समझा था एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस है। एंटीथीसिस में ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है पर ऑक्सीमोरॉन में ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। फिर
हमने डिस्कस किया था रेपिटेशन, यानी कि पोम की कोई भी लाइन या कोई फ्रेज या कोई वर्ड बार बार रिपीट हो तो वहाँ रेपिटेशन होता है। फिर सबसे आखिरी में हमने डिस्कस किया था पर्सोनिफिकेशन, यानी किसी भी नॉन लिविंग एंटिटी को ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटी दे देना। आई होप ऑल दीज 15 पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है या कोई सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा कि कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, या कुछ ऐसे हैं जो छूट गए हैं जो मैंने नहीं कराए इस वीडियो में, जो मैं भूल गई हूँ गलती से, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं एक और वीडियो बना दूंगी पोएटिक डिवाइसेस के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।